हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे भारत की नदियाँ, भारत के जलप्रपात, भारत की झीलें। काफ़ी अच्छा टेस्ट आपका होने वाला है। तो जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, ताप्ती नदी। ठीक है, कौन सी नदी? ताप्ती नदी। यहाँ पर अगर ऑप्शन में आपको मिल जाती कौन सी नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा को आप सही करते और जब नर्मदा नदी नहीं है आपके ऑप्शन में तो आप सबसे पहले किसको सही करेंगे? तो फिर आप ताप्ती नदी को सही करेंगे। ये ताप्ती नदी आपकी है जो निकलती कहाँ से है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमाकर आपको दे सकता है। तो आपकी ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, एक सतपुड़ा श्रेणी से। ठीक है, मुल्ताई पहाड़ी, तो मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में आके गिर जाती है। ठीक है, ये आपकी है ताप्ती नदी। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, अर्थात जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी झीलें हों। ठीक है, उसे लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जानते हैं। और आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 2 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा आपका नैनीताल। ठीक है, जिसका जवाब ए है, बिल्कुल सही है। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है नैनीताल और इसे भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में आपका जाना जाता है क्योंकि यह चारों ओर से झीलों से घिरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण झील भी आपकी कौन है? तो आपकी नैनी झील है। ठीक है, नैनी झील है, इसीलिए इस जिले का नाम नैनीताल पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा आपसे कि कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। चलिए, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही जवाब 3 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, शरावती नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। ठीक है, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि कावेरी नदी की एक सहायक नदी है आपकी शरावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? चलिए 4 का जवाब दीजिए। भारत की सबसे लंबी झील पूछा है यहाँ पर साथियों, लंबी झील पूछा है और आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बेम्बनाथ झील। ठीक है, कौन सी झील है? आपकी बेम्बनाथ झील है। अब ये बेम्बनाथ झील के बारे में समझ लिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी बनते हैं। बेम्बनाथ झील आपकी कहाँ पर है? आपकी केरल राज्य में है। ठीक है, केरल राज्य में है। अक्सर बाढ़ आने का कारण भी आपकी बेम्बनाथ झील होती है और यही झील पर आपके नौकायान, जो देखते हैं कि केरल में एक कह सकते हैं त्यौहार होता है नौकायान, वो आपकी इसी झील पे आप कह सकते हैं करते हैं। ठीक है, बेम्बनाथ, और ये सबसे लंबी और ताजे पानी की आपकी झील है। ठीक है ना, समझ में आ गया है ना? केरल राज्य में आपकी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपका था उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आ चुका है और हमने बताया भी था कि जब भी ये नदी आए तो आपको तुरंत ऑप्शन लगाना है। कौन? ऑप्शन डी, आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नर्मदा नदी। अब जो नर्मदा नदी है वो आपकी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी एक मालवा पठार की जो अमरकंटक पहाड़ी है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हुई और ये भ्रंश घाटी से निकलती हुई, ठीक है, भ्रंश घाटी से निकलती हुई और ये अरब सागर में स्थित आपकी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और इसका अधिकांश भाग आपकी एमपी में बहती है, इसलिए एमपी की जीवन रेखा आप किसे बोलते हैं? तो नर्मदा नदी को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। देखिए, मध्य भारत से निकलती है और यमुना गंगा में मिलती है और ये आपका नदी कौन सी है? 6 का जवाब, और 6 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका डी नंबर, आपकी बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से विंध्याचल श्रेणी से आपकी निकलती है आपकी बेतवा नदी। और ये मिलती कहाँ पर है? तो आपकी यमुना में मिलती है। कहाँ पर? हमीरपुर शहर के आपके दाएं तट पर आपकी मिलती है। ठीक है ना, और यहाँ पर यमुना गंगा इसलिए बोलता है क्योंकि लास्ट में यमुना क्या होती है? लगभग संगम में आके मिल जाती है, इस कारण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्यों?
दामोदर नदी है, नाम सुना होगा, तो दामोदर नदी को बंगाल का सूप क्यों कहते हैं? बंगाल का सूप क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 का। तो 7 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर। इनमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। वर्षा ऋतु में देखा जाए तो भयंकर आपकी बाढ़ आती है, और इसका जो उद्गम आपका है, ठीक है, दामोदर नदी, ये आपकी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, यहाँ पर कह रहा आपसे कि खारी नदी जिसके अपवाह तंत्र का अंग है वह। खारी नदी, यहाँ पर खारी नदी जो आपकी है, ये कह सकते हैं कि अपवाह तंत्र जो आपका है ये आपकी कहाँ पर है, अर्थात कहाँ पर बहती है, अर्थात कहाँ पर जाती है, तो आपकी बंगाल की खाड़ी में। ये जो आपकी खारी नदी है ये पश्चिमी भारत में प्रवाहित होने वाली एक नदी है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित मटन मध्य गांव से निकलकर चंबल घाटी में मिल जाती है, ठीक है, चंबल नदी में मिल जाती है। फिर जो चंबल नदी है वो यमुना में मिल जाती है ना, फिर गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाती है, ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अगला कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 9 का जवाब दीजिए। 9 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब क्या होना जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी है गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी है, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। और अगर ये भी पूछ लेता गोदावरी के कि जलतंत्र के हिसाब में देखा जाए तो ज़्यादा दक्षिण भारत में जो ज़्यादा से ज़्यादा जल संग्रहण करती है वो भी आपकी कौन सी है? आपकी गोदावरी नदी है, ठीक है। ये निकलती कहाँ से है? तो ये जो आपकी गोदावरी नदी है ये आपकी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलकर पूरब से पश्चिम को जाती है और बंगाल की खाड़ी में आपकी गिर जाती है, ठीक है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम क्या है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम। चलिए यहाँ पर 10 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग बोलते हैं, जो कि हमेशा आपसे क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ये भारत में प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि तिब्बत से निकलती है, और इसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है, जमुना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है? यहाँ पर आपकी कौन सी है जो झील कह सकते हैं आपके 2 राज्यों के बीच स्थित है? सही क्या हो जाएगा आपका? और यहाँ पर आपका सही जवाब 12 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी नंबर, पुलकित झील। याद रखिए पुलकित झील जो कि आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है, और तमिलनाडु की सीमा पर आपकी स्थित झील है आपकी पुलकित झील, ठीक है। और यह देखा जाए तो भारत की दूसरी सबसे खारे पानी की झील है जो कि लैगून झील है, ठीक है, और हरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल से अलग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? चलिए बताइए कि प्रायद्वीपीय भारत की इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है, ये कह सकते हैं नहीं गिरती है। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ, अरब सागर में नहीं गिरती है, ठीक है। अरब सागर मतलब क्या हुआ कि आपका ये वाला है ना, तो देखो पेरियार आपकी है, नर्मदा है और ताप्ती, बल्कि कावेरी नदी आपकी नहीं गिरती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर, कावेरी नदी। समझ में आ गया ना? और यहाँ पर कावेरी नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तो आपकी कर्नाटक के, ठीक है, कर्नाटक के कह सकते हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, और इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कयाल क्या है? कयाल क्या है? चलिए बताइए कयाल क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन राइट आपका 14 का हो जाएगा आपका डी नंबर, ये आपकी केरल के लैगून है, ठीक है, केरल के लैगून है। मतलब यहाँ पर समझिए क्या है,
तो आपके केरल में क्या है कि छोटे छोटे यहाँ पर द्वीप हैं, है ना, छोटे छोटे द्वीप हैं। और वही जो आपके कह सकते हैं जो द्वीप होते हैं, कह सकते हैं कि ये जीवाश्मों से मिलकर बने होते हैं, जीवाश्म से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को कयाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो केरल का जो लैगून है इसे कयाल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम होता है, सही जवाब बताइए। तो यहाँ पर 15 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर सी नंबर, कैलाश पर्वतमाला से। ठीक है, कहाँ से निकलती है, तो सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला में स्थित जो आपकी कौन सी झील है, मानसरोवर झील है। ठीक है, मानसरोवर झील से निकलती है और इस नदी की जो लंबाई है वो आपकी 2880 किलोमीटर आपका है। ठीक है, और ये आपके कह सकते हैं मकरान तट पर, कह सकते हैं अरब सागर में आपके मिल जाती है। ठीक है, आपके पाकिस्तान को सिंचित करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है। चलिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न आपका है और यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, सबका जवाब आना चाहिए, सरल प्रश्न आपके हैं। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे किस नाम से, तो इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिहांग के नाम से इसे जानते हैं और तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है, रजरप्पा। यहाँ पर रजरप्पा जो कि झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में है, जो कि दामोदर और भैरवी ये कह सकते हैं भेड़ा नदियों के संगम पर स्थित है। ये आपका है क्या, तो ये एक तीर्थ स्थल है। क्या है, एक तीर्थ स्थल है जो कि अत्यंत प्राचीन है और यहाँ पर एक माता का मंदिर भी है। ठीक है, और एक जलप्रपात भी है, इसलिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहता है। और ये कहाँ आपके किसी संगम में, तो कह सकते हैं तो ये दामोदर और भेड़ा नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका अगला, कह आपसे ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती है। देख लीजिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कितने देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, सही जवाब देखिए, सबसे पहले आपकी चीन से निकलती है, फिर भारत में आती है, फिर बांग्लादेश में। तो ये आपकी ऐसी नदी है जो आपकी 3 देशों से होकर बहती है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी बताइए, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी आपको बताना है, 20 नंबर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, आपका ए नंबर हो जाएगा, लूनी नदी, लूनी नदी। और ये लूनी नदी जो निकलती है वो अजमेर के दक्षिण पश्चिम में जो आपकी अरावली श्रेणी है, तो अरावली श्रेणी से निकलती है और इसके बाद कह सकते हैं कि मरुस्थल में आते आते ये जो कच्छ छिरकारान है वहीं पर दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसे अंतःस्थलीय नदी के नाम से भी जानते हैं, लूनी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लोकटक है एक, लोकटक, लोकटक क्या है, तो यहाँ पर साथियों लोकटक जो कि कह सकते हैं क्या है, बिल्कुल सही जवाब है कि लोकटक एक झील है जो कि मणिपुर राज्य में है। ठीक है, लोकटक कहाँ पर है, मणिपुर राज्य में है और इसी झील के बीच में एक आपका उद्यान है आपका केबुल लामजाओ। ठीक है, ये आपका तैरता हुआ पार्क इसे कहा जाता है। ठीक है, कि इसमें ये तैरता हुआ पार्क है केबुल लामजाओ जो कि आपके मणिपुर में है, लोकटक झील में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर यहाँ पर बहती है, बताना है 22 का जवाब। तो 22 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से आपके होकर बहती है आपकी सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी है और सतलुज नदी जो आपकी निकलती है ये आपकी कैलाश श्रेणी के दक्षिण ढाल पर स्थित है, मानसरोवर उससे आपकी निकलती है राकसताल। ठीक है, राकसताल से आपकी निकलती है। ठीक है, और प्रसिद्ध जो भाखड़ा बांध है इसी नदी पर आपका बना हुआ है, सतलुज नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है, चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है, 23 का जवाब दीजिए यहाँ पर। चंबल नदी जो आपकी प्रवाहित होती है वो आपकी कहाँ से, तो चंबल नदी किन किन राज्यों से, तो चंबल नदी आपकी देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्य श्रेणी से निकलती है। ठीक है, एक पहाड़ी है जाना पाव पहाड़ी, वहाँ से निकलती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि सांभर लवण झील कहाँ स्थित है, सांभर झील, सांभर झील आपकी कहाँ पर है, और यहाँ पर
सही जवाब हो जाएगा 24 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और कहाँ पर है, तो राजधानी आप पता है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। तो जयपुर के समीप ही आपकी स्थित है और ये खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है यहाँ पर। सही जवाब का हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका सी नंबर उड़ीसा। ठीक है, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो आपके उड़ीसा में है। कौन सी झील, तो यह आपकी है चिल्का झील। चिल्का झील है जो कि कह सकते हैं एक लैगून झील है। लैगून मतलब होता है जो समुद्र के किनारे स्थित होती हैं। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी का एक भाग भी है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है। चलिए जवाब दीजिएगा, 1 का जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है। चलिए सभी को प्रीसा हर हर महादेव, यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये आपकी सिंधु नदी की आपकी जो सहायक नदी श्योक भी है, झेलम भी है और आपकी चिनाव है। लेकिन भाई कोसी नदी ये आपकी सिंधु की सहायक नदी आपकी नहीं है ना। इस प्रकार से जवाब कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ये गंगा में आकर मिलती है। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है, 2 का जवाब दीजिएगा। कावेरी नदी पूछा गया है और कावेरी नदी गुजरती है वो आपके कहाँ से कहाँ गुजरती है। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, तो देखो कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु और आपके केरल। जवाब आपका जो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आपके निकलती है कहाँ से, तो आपके कर्नाटक, तमिलनाडु और आपके केरल से। ठीक है, कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु और आपके केरल में यहाँ पर जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है, यहाँ पर बताइएगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी एक किस प्रकार की है। चलिए थोड़ा सा ये टफ होगा और आज आपका जवाब क्या बनेगा। चलिए बहुत अच्छे, जवाब किसी का यहाँ पर भी आ चुका है। ये आपकी पूर्ववर्ती नदी है। क्या भाई, ये पूर्ववर्ती नदी है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका ये भारत, ठीक है, भारत में जो आपका हिमालय पर्वत है ना, ये हिमालय पर्वत आपका जब कह सकते हैं नाभि बना था, तो ये नदियाँ आपकी यहीं से चल रही थी। और इसका निर्माण हो जाने के बाद भी कह सकते हैं वो अपने स्थान से ही नदियां हैं, ये अपने पर्वतों को काट कर भी आपकी प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है ना, तो ये आपकी नदी जो आपकी यहाँ पर सिंधु नदी हो गई, एक ब्रह्मपुत्र नदी है। तो याद रखिए आप यूपीएससी लेवल में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी आती है ये कभी इस प्रकार से यहाँ पर अरब सागर में आया करती थी। ठीक है, अरब सागर में गिरा करती थी, लेकिन यहाँ पर आपका जो उत्थान हुआ तब ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आई ये आपके कह सकते हैं कहाँ पर, तो आपके यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आई। ठीक है ना, तो ये जब हाई लेवल में पहुंचेंगे तब आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपकी नदी है कौन सी है, ये आपकी बी नदी है, पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जिस राज्य में लूनी नदी बहती है वो आपकी कौन सी है। जिस राज्य में लूनी नदी बहती है वो आपकी कौन सी नदी है, यहाँ पर 4 का जवाब दीजिएगा। लूनी नदी के बारे में आप लोग जानते हैं, इसकी सहायक नदियाँ सूखड़ी वगैरह हैं, है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा 4 का ऑप्शन बी, ये आपकी राजस्थान में बहती है। ठीक है, कहाँ पर बहती है, राजस्थान में बहती है। और लूनी नदी को याद रखिएगा कि लूनी नदी को अंतःजली मतलब कह सकते हैं अंतर्वेदी जला मतलब नदी कहते हैं। और कह सकते हैं कच्छ के रण में जाकर ये गायब भी हो जाती है, कह सकते हैं वहां तक जाते जाते इसका पानी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो इस कारण ये अंतर्वेदी आपकी नदी भी है। ठीक है, और अगर पूछे कि लवड़ी नदी कौन सी है, तो लवड़ी नदी भी आपकी कौन सी है, तो यही आपकी लूनी नदी को लवड़ी नदी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ट्रांस हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है। तो यहाँ पर देखिए दिया है घाघरा, घग्गर, यमुना और आपका सतलज। तो आपके ट्रांस हिमालय में 5 वाले में जो कि आपके हमने बताया सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और आपकी सतलज, ये तीनों नदियां आपकी किस प्रकार में आती हैं, तो आपकी किस में आती है, पूर्ववर्ती में। ऑप्शन पर आपका डी हो जाएगा सतलज नदी, है ना। जो नदी आज भी वहीं से बह रही है, जो पहले बहती थी वो आपकी कह सकती हिमालय पर्वत नहीं भी था तब बह रही थी, वो चट्टानों को काट कर अपना रास्ता बना लिया है। ऐसी नदी आपकी पूर्ववर्ती नदी के अंतर्गत आती हैं, जो कि तीनों नदियां हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है चिल्का झील अवस्थित है, यहाँ पर जवाब दीजिए। चिल्का झील जो आपके अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है। और चिल्का झील जी कह सकते हैं एक लैगून झील है, या इसे अनूप झील के नाम से जानते हैं। और ये उड़ीसा के तट पर आपकी स्थित है, जो कि जवाब इसे क्या बोलेंगे, 6 का जवाब हो जाएगा। उड़ीसा के तट में जो आपका पड़ता है उसे बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं भाई, उत्तरी सरकार जो आपका तट होता है कौन सा, तो ये वाला आपका जो तट होता है उसे उत्तरी सरकार बोलते हैं।
यहाँ पर आपको बताएं ये मालाबार होता है, ये आपका कोरोमंडल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण है। हिमालय में जो सिंधु नदी है वो आपकी किस प्रकार का उदाहरण है? 7 का जवाब देना है और 7 के जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं। और इसका भी जवाब क्या बनेगा? इसका भी जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका पूर्ववर्ती हो जाएगा, जो कि हमने तीनों नदियों को हमने बता दिया। समझ में आ गया? ये भी आपकी कैसी है? पूर्ववर्ती ही नदी हो जाएगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं। करेवा जो आपकी कह सकते हैं कि जो हिमानीकृत वेदिकाएं होती हैं, ये जो करेवा टाइप की पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है झेलम घाटी में। ठीक है, कैसी? झेलम घाटी में पाई जाती है करेवा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? हिमालय की जो नदियां हैं इनकी विशेषताएं हैं, वो आपकी विशेषताएं क्या है? 9 का जवाब दीजिएगा। 9 का जवाब क्या बनेगा कि उनमें से गाद निक्षेप अधिक होता है। दूसरा दिया उसमें पानी लगातार बहता है। तीसरा है उनमें से अधिकांश वर्षा का पानी होता है, वे नौगम में होती हैं। तो हम नौगम में नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम बताएंगे कि जो आपकी ये हिमालय की नदियाँ होती हैं उनमें लगातार पानी बहता रहता है, क्योंकि वो आपकी जो कह सकते हैं बर्फ वगैरह होती है ना। और वर्षा वाला तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वर्षा तो आपके यहाँ पर दक्षिण भारत की नदियाँ होती हैं, है ना। तो यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दिया गया है कुछ नदियां हैं और आपका डेल्टा दिया गया है। तो कह रहा आपसे गंगा नदी का जो डेल्टा है वो किस प्रकार का है? तो याद रखिए चापाकार है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है गोदावरी जो आपकी गोदावरी है, इसका भी जो आपका डेल्टा है आपका पंखाकार है। कावेरी नदी का है का अंगुलाकार है। और आपका दिया है महानदी का जो आपका डेल्टा है, याद रखिए ये जो आपका है कह सकते हैं वृक्षाकार है। कैसा है? वृक्षाकार है, ना कि ज्वार नदमुख है। तो इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा? इसका जो आपका डेल्टा है वो कैसा है? ये वृक्षाकार का इसमें डेल्टा पाया जाता है, जो आपकी महानदी में है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से डी वाला ये ऑप्शन आपका गलत था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का क्रम बताना है। देखो पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का क्रम आपसे पूछा गया है 11 नंबर। तो यहाँ पर देखते हैं आपकी स्वर्ण रेखा, फिर आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, वैगई, क्योंकि आपको वैगई सबसे बाद में ही मिलेगा। फिर आपके यहाँ पर देखो कावेरी हो गई, नीचे आपकी सबसे होती है। फिर आपके यहाँ पर केरल में पेन्नार हो गई, फिर कृष्णा, गोदावरी, महानदी, स्वर्ण रेखा। यहाँ पर जो जवाब है वो आपका यहाँ पर ए वाला आपका सही हो जाएगा, ये आपकी हो जाएंगी। चलिए, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो आपको चिन्हित करना है। इस बार को यूपीपीसीएस में यहीं से क्वेश्चन पूछा भी गया था कि ऐसी कौन एक नदी है जिसका उद्गम कह सकते हैं कि आपके कहाँ से है? आपके मैदानी क्षेत्र से है। तो यहाँ पर देखिए सहायक नदी पूछा है 12 नंबर में, और जवाब कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर दिया है सोन नदी, फिर आपका दिया है शारदा, सरयू, रामगंगा। तो ये सभी नदी ऊपर से आती हैं, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कौन सी नदी है भाई? तो आपकी गोमती नदी। कौन सी भाई? गोमती नदी आपकी आती है, किसमें मिलती है जाके? आपकी गंगा नदी में। तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं ये जो आपकी निकलती है आपके फुल्लहर झील से। कहाँ से निकलती है? फुल्लहर झील से। ठीक है, फुल्लहर झील से निकलती है, ये जो एक मैदानी क्षेत्र में है। हमने नदियाँ बताया था कि 3 प्रकार की आपकी नदियाँ होती हैं, एक हिमालय की, एक प्रायद्वीप की, एक मैदानी क्षेत्र से, है ना। सोन नदी आती है, ये कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों से निकल कर आती है, जो अमरकंटक से आती है। मैदानी क्षेत्र में जो आपकी है वो आपकी गोमती नदी। ठीक है, चलिए अगला दिया है किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? 13 का जवाब देना है। तो यहाँ पर देखो ब्यास नदी है, चिनाव दिया है, रावी दिया है और सतलज दिया है ना। और जवाब क्या बनेगा यहाँ पर? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी। ये आपकी जो सतलज नदी है इसका उद्गम स्थल आपके कह सकते हैं भारत में नहीं है, ये जो आपकी कह सकते हैं मानसरोवर झील से निकलती है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, यहाँ पर देखो दिया गया है स्थल दिया है और आपका सूची दिया गया है। यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका दिया गया है रुद्रप्रयाग जो आपका है किन 2 नदियों के संगम पर है? तो याद रखिए ये जो आपका कौन सा है भाई? तो इसका आपको हो जाएगा आपका अलकनंदा और आपका कौन सा? मंदाकिनी। अलकनंदा और आपकी मंदाकिनी नदियों को मिलाया जाए तो रुद्रप्रयाग होता है। नंद प्रयाग किसे कहते हैं? तो जो आपका नंद प्रयाग होता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जो मिलन होता है उसे हम लोग बोलते हैं नंद प्रयाग। कर्ण प्रयाग किसे बोलते हैं? तो कर्ण प्रयाग बोलते हैं, जो कि आप कह सकते हैं अलकनंदा और आपकी यहाँ पर पिंडर नदी है।
और देवप्रयाग है कौन सा, तो भागीरथी और अलकनंदा के मेल को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर देवप्रयाग। इस प्रकार से जो आपका जवाब बनेगा 2 4 3 2 4 3 1 2 4 3 1 ऑप्शन कौन सा, यहाँ पर बी वाला आपका हो जाएगा 2 4 3 1। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में दूध गंगा नदी अप्रवाहित होती है। दूध गंगा नदी जो आपकी है वो आपकी कहाँ पर है, यहाँ पर जवाब दीजिए। 15 का जवाब देना है, 15 का ऑप्शन देना है। 15 का जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर 15 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। मुंबई की मीठी नदी है, ये आपकी निकलती है किस झील से निकलती है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। और यहाँ पर आपका सही जवाब क्या बनेगा, 16 नंबर में जवाब क्या बनेगा, तो आपका 16 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, या आपके विहार झील से। ठीक है, कौन सी है, विहार झील से निकलती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। जो नया प्रश्न हो उसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को जो पुकारा जाता है, क्या पुकारा जाता है, यहाँ पर जवाब जो 17 हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे पद्मा कहा जाता है। क्या बोला जाता है भाई, इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, है ना। और जब ब्रह्मपुत्र नदी और आपकी यहाँ पर पद्मा मिल जाती हैं तब दोनों का यहाँ पर मेल होता है, उसे हम लोग मेघना कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो आपकी नदियां हैं वो आपकी कौन सी हैं, तो जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि आपका कौन सा है, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और अगला दिया गया है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग आपकी कितनी होती है। गंगा की जलोढ़ मृदा इसके भूमि सतह से जो आपकी लगभग होती है वो आपकी कितनी, तो 19 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका ए हो जाएगा, 6000 मीटर तक आपकी होती है। यह आपका होता है ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। देखिए कहाँ से कहाँ, तो आपकी केदारनाथ से लेके रुद्रप्रयाग के बीच बहती है। इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, इसे हम लोग मंदाकिनी नदी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो जवाब यहाँ पर बी आ रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी। लेकिन अगर आप ब्रह्मपुत्र को लगाएंगे तो आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी आती है भारत से बाहर निकल कर आती है, भारत से बाहर आती है ना, तब इसे चौड़ी नदी बोल सकते हैं। यहाँ पर सबसे लंबी 2525 जो आपकी किलोमीटर है वो आपकी कौन सी, तो गंगा नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है। भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, 22 का जवाब दीजिएगा। 22 का जवाब क्या हो जाएगा, तो भागीरथी नदी निकलती है आपके कहाँ से, तो आपके गंगोत्री से निकलती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 22 का ए हो जाएगा, गंगोत्री नदी से निकलती है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और अगला प्रश्न है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान बताइए। यमुना नदी का उद्गम स्थान बताना है। यमुना नदी का जो उद्गम हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ये आपके बंदरपूछ। ठीक है ना, कहाँ से, तो आपके बंदरपूछ नामक स्थान से निकलती है जो आपकी यमुना नदी है। यमुनोत्री हिमालय से आपकी निकलती है। ठीक है, और अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। देखो बाएं से नहीं मिलती, ये पूछा गया है, तो यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा 24 में, वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपकी बाएं मतलब कह सकते हैं, ऐसे आपकी नदी निकल के आई है तो आपको पता है गोमती, कोसी ये सब मिलती हैं, लेकिन सोन नदी जो आती है वो इस प्रकार से होकर जाती है। इस प्रकार से जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, यहाँ पर बताना है। 25 का जवाब, 25 का जवाब क्या बनेगा, तो दिया है महानंदा, सोन, रामगंगा और आप यहाँ पर गंडक। इनके अनुसार हमसे बताना है। वैसे आपका देखा जाए तो आपके उत्तर भारत में गंगा नदी होती है, दक्षिण भारत में जो आपकी है वो आपके यहाँ पर गोदावरी। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका बी, ये आपकी सोन नदी। इनमें से ऑप्शन में अनुसार में कौन, तो आपकी सोन नदी आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, और यहाँ पर आपका अगला है कि भारत में यरलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है। भारत में यरलुंग जाम्बो नदी को किस नाम से जाना जाता है, 26 नंबर जवाब देना है। तो
तो याद रखिए जब तिब्बत में होती है तब इसे यहाँ पर कह सकते हैं सांगपो बोलते हैं। वहीं पर एक जगह आपका इसे यरलुंग जाम्बो भी बोलते हैं। लेकिन भारत में जब प्रवेश करती है तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र होती है। जब आपके असम क्षेत्र में पड़ती है, असम में आती है, तब इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आपके बांग्लादेश में जाती है तब इसे जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह आपकी कौन सी है। तिब्बत में मानसरोवर के पास जो आपकी कह सकते हैं नदी है ना, झील है, उस नदी से जो स्रोत है वह आपकी कौन से है। तो यहाँ पर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है, सतलज भी निकलती है और सिंधु भी निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर झील से। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी नदियां निकलती हैं मानसरोवर झील से। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कौन सा है। ब्रह्मपुत्र नदी आपकी है वो आपके कितने देशों से होकर बहकर आती है। तो आपकी जो आती है या आपके कह सकते हैं कहाँ से, तो देखिए आपका यहाँ पर दिया है भारत, चीन, बांग्लादेश और आपका तिब्बत। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा भैया, तो आपके यहाँ पर तिब्बत हो जाएगा, या कह सकते हैं चीन कह सकते थे, है ना, क्योंकि उसी के अंडर में है। और आपका यहाँ पर दिया है बांग्लादेश और आपका भारत। तो जवाब कौन सा बनेगा? ए हो जाएगा, तिब्बत, बांग्लादेश और आपका भारत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जिनके बिंदु स्रोत लगभग एक ही हैं। लेटेस्ट एग्जामों में पूछे गए सभी प्रश्नों को इस पर रख दिया गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 29 का जवाब जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी और आपकी कौन सी, सिंधु नदी, इनके दोनों आपकी एक ही हैं, जो कि आपकी मानसरोवर झील हो जाएगा, ठीक है। और देखो हमें पता है कि नदियां लगभग सभी को आती हैं, है ना, लेकिन फिर भी एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए तो एक नंबर आपका कट जाएगा। इसलिए रिवीजन करना जरूरी होता है किसी भी चीज का। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो भ्रंश द्रोणी से बहकर होने मतलब बहने वाली जो नदी है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर 30 का जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपकी नदी है आपकी कौन सी, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो आपकी आती है वो आपकी कह सकते हैं अमरकंटक से निकलती है और विंध्याचल और यहाँ पर सतपुड़ा के बीच से यहाँ पर से होकर या आपके निकल के आती जो आपकी नर्मदा नदी है। और आपके अरब सागर में मिलने वाली मतलब गिरने वाली ये सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में आपके आती है, ठीक है ना। और आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके जौलपुर में कह सकते हैं एक धुआंधार प्रपात का निर्माण भी कौन करती है, नर्मदा नदी, ठीक है। एमपी की जीवन रेखा नदी किसे कहा जाता है, तो एमपी की जीवन रेखा नदी आपके नर्मदा नदी को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है वो आपकी कौन सी है। तो यहाँ पर देखो गंगा नदी तो हो नहीं सकती, ना ही गोदावरी, ना ही यमुना, तो जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका नर्मदा नदी, है ना। और जो पश्चिम की ओर बहती हैं तो आपकी समानता आपकी एक ट्रिक होती है, समानता, है ना, मैक्सिमम आपकी यहीं से पूछ लेती है, आपकी साबरमती, माही और नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। देख लीजिए 3 द्वीप बनते हैं इसी एक नदी के कारण, ठीक है ना। और ये जो आपकी नदी है कौन सी है, तो आपकी कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी है जो इस प्रकार से इनका निर्माण करती है, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो आपका 33 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, तो आपके कर्नाटक में आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से आपकी निकलती है कावेरी नदी और यहाँ पर आपके पश्चिम मतलब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य तीस्ता नदी जल विवाद है। तीस्ता नदी जो आपका है, तीस्ता नदी, तो तीस्ता नदी जो आपका विवाद है वो आपके किसके पास है, यहाँ पर 34 नंबर में। तो आपको पता है कि आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, किसके, भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद बना हुआ है। ऑप्शन पर आपका कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी का निर्माण जो करती है वो आपकी कौन सी करती है, 35 का जवाब देना है। तो यहाँ पर देखो नर्मदा नदी तो ऑप्शन में दिया नहीं है, उसकी जगह आपको ऑप्शन में दे दिया गया है ताप्ती नदी, है ना, कौन सी, ताप्ती नदी आपको दे दिया गया है जो कि आपका एस्चुरी का निर्माण आपकी करती है, ठीक है ना, ये डेल्टा का निर्माण आपका नहीं करती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है,
नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी है, इसको आपको पता होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा वो पता है तो आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी नदी आपकी गोदावरी है, फिर नर्मदा है, फिर महानदी है, फिर आपकी ताप्ती नदी है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, ये आपकी हो जाएंगी। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो अपवाह तंत्र जो बनाती हैं वो आपका किस प्रकार का अपवाह तंत्र बनाती हैं? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो जवाब क्या बनेगा आपका? तो 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपकी होती हैं वृक्षानुसार। ठीक है, वृक्षानुरूप। अभी हमने आपको बताया था मिलान वाले में कि ये वृक्षानुमा आपका कह सकते हैं इनका निर्माण करती हैं, जो आपकी दक्षिण भारत की आपकी नदियां होती हैं। ठीक है। अगला दिया है सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं। सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी जो निकलती है वो आपकी कहाँ से निकलती हैं? 38 का जवाब क्या बनेगा? तो 38 का ऑप्शन जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऑप्शन आपका हो जाएगा पर बी नंबर, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं सोन नदी, नर्मदा और आपकी महानदी। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में अपना जो डेल्टा बनाती है जाकर, जो कि आपके वृक्षानुमा डेल्टा बनाती है, और ये जो आपकी है कौन सी? तो जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, आपकी महानदी। ठीक है, कौन सी भाई? तो महानदी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वृक्षानुमा आपका कह सकते हैं ये बनाती है अपना जो अंतिम आपको मुहाना होता है। ठीक है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है और दूसरी महत्वपूर्ण नदी मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ जाती है? तो देख लीजिएगा 40 वाले में आपकी कौन सी नदी है? तो यहाँ पर कौन सी आपका स्थान है? स्थान से तो ये स्थान का आखिर बात किया है तो देखो यहाँ पर आपकी अमरकंटक से इधर साइड को जाती है आपकी नर्मदा नदी, और यहाँ पर जो आपकी पूछी गई है बंगाल की खाड़ी में जो आपकी जाती है वो आपकी कह सकते हैं कौन सी? तो आपकी महानदी। ठीक है, ये आपकी कह सकते हैं दो आपकी हो गई जो अमरकंटक से निकलती है, और एक तीसरी निकलती है जो आपकी सोन नदी आपकी आती है, जो कि आपकी गंगा में मिलती है। क्लियर है? चलिए अगला दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? यहाँ पर 41 का जवाब दीजिएगा। चलिए 41 के जवाब भी आ रहे हैं, और जो लोग अभी अभी आए हैं, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कमेंट छोड़कर एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्दी से सभी लोग लाइक करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, जो लोग नए हैं वो लोग जय हिंद जरूर लिखेंगे, जिससे आपका परिचय बना रहे। नहीं तो फिर क्या हुआ, भंडारा आए, है ना, भंडारा आए खाए चले गए, मतलब नहीं निकला। इससे बहुत परिचय मिलेगा कि आप हमारे चैनल से जुड़े भी हैं, है ना। तो यहाँ पर सभी लोगों ने लाइक कर दिया। चलिए यहाँ पर दिया है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो अभी ऑप्शन वाले में हमने आपको बताया था कि गोदावरी नदी आपकी है, जो कि आपके यहाँ पर उसी हो जाएगा। लगभग 1465 किलोमीटर आपकी कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक है। चलिए अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? देखिए हिमालय की लगभग जो आपकी चारों श्रेणियां हैं उन सभी श्रेणियों को काट कर बहने वाली जो आपकी नदी है वो आपकी कौन सी है? यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा 42 का ऑप्शन राइट। आपका जवाब 42 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ये आपकी देखो सतलज नदी है। ठीक है, सतलज नदी है जो कि आपकी सभी जितनी आपकी श्रेणियां हैं सभी आपको यहाँ पर होती हैं। ठीक है। चलिए अगला दिया है कि हंगरी, ठीक है, हंगरी सहायक नदी जो आपकी है किसकी है? तो हंगरी सहायक नदी जो आपकी है 43 का जवाब बनेगा कौन सा? यहाँ पर डी बनेगा, या आपके तुंगभद्रा की है। ऑप्शन डी हो जाएगा, तुंगभद्रा की सहायक नदी है जो आपकी हंगरी सहायक नदी है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? सोन नदी का वास्तविक स्रोत जो आपका है कौन सा है? 44 का जवाब दीजिएगा। और अभी आपको पता है कि अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक में जो आपका जगह है वो आपका कौन? तो आपका शहडोल। ठीक है, शहडोल है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। गुड इवनिंग जानवी गुप्ता जी। चलिए अगला दिया है कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? हिमाचल प्रदेश से पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश से बहने वाली जो नदियां हैं वो आपकी कौन सी हैं? 45 का जवाब दीजिएगा। और 45 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? तो देखो यहाँ से निकलती है ब्यास, चिनाव, रावी, सतलज, यमुना। ये आपकी नदियाँ यहाँ से होकर बहती हैं। याद रखिएगा जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर डी,
ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना ये आपकी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। राजरप्पा किन नदियों के स्थल पर आपका अवस्थित है, तो ये है आपके दामोदर नदी है और आपकी भैरवी नदी। ठीक है, ये जो आपका स्थान है राजरप्पा, ये दामोदर नदी है और भैरवी नदियों के बीच पर आपका अवस्थित आपका ये स्थान है। ठीक है, अगला दिया है कि खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है, वह जो आपकी है ये आपके कहाँ पर आती है। खारी नदी पूछा गया है, तो खारी नदी ये आपके है बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी से हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इतिहास का एक बेहतरीन टेस्ट लगाएंगे, जो कि आपकी 100 प्रश्नों का आपका टेस्ट होगा, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपके ये प्रश्न है, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। चुन चुन के ये प्रश्न आपके लाए गए हैं। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, दोस्तों को भी शेयर करिए, और जितने लोग यहाँ पर नए आ रहे हैं सभी लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो आप देखते चलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है। यहाँ पर कैवल्य की बात पूछा है, कैवल्य का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों जवाब दीजिए, कैवल्य का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिए कैवल्य का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना कैवल्य कहलाता है। आपने जैन धर्म में पढ़ा होगा कि कैवल्य अर्थात जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो गया था, ज्ञान प्राप्त होने के उस शब्द को अर्थात जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्हें बोलते हैं कैवल्य प्राप्त होना। कैवल्य मतलब ही यही होता है, ज्ञान प्राप्त भी मतलब वही होता है, जब इच्छाओं पर काबू कर लिया जाए तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। याद रखिएगा, तो कैवल्य का अर्थ क्या हुआ, इच्छाओं पर नियंत्रण रखना अर्थात विजय प्राप्त कर लेना। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि त्रेता युग किस काल को कहा जाता है। त्रेता युग किस काल को कहा जाता है, और त्रेता युग बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा रामायण। ठीक है, त्रेता युग किस काल को कहते हैं, तो रामायण ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कनकपाल किस वंश का शासक था। चलिए साथियों यहाँ पर जवाब देना है, कनकपाल किस वंश का शासक था, कनकपाल। और यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जवाब हो जाएगा 3 का ऑप्शन आपका बी, पंवार वंश। ठीक है, पंवार वंश ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, 4 का जवाब। और 4 का यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। दशराग युग जो आपका युद्ध हुआ था वो परुशड़ी नदी। ठीक है, वर्तमान में इस नदी को रावी नदी कहते हैं। ठीक है, परुशड़ी नदी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, 5 का जवाब। और 5 का यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है कहाँ पर मिलता है। चलिए साथियों इसको जवाब देना है आपका। पुनर्जन्म का सिद्धांत जो मिलता है वो आपका मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर देखो विनिमय की बात किया है। विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान अर्थात वस्तु लेना और वस्तु देना। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर गाय अर्थात विनिमय का एक माध्यम जो था ऋग्वैदिक काल में वो गाय थे। ठीक है, गाय था, गाय का विनिमय आपका किया जाता था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है दक्षिण भारत के द्राविड़ वैष्णवों को कहा जाता था। दक्षिण भारत के जो द्राविड़ वैष्णव थे इनको क्या कहा जाता था, 8 का जवाब। और याद रखिएगा ये जो आपके द्राविड़ वैष्णव थे इनको अलवार संत कहते थे। ठीक है, दक्षिण भारत के जो थे जो वैष्णव भक्त थे उनको अलवार कहते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक पूछा गया है। चलिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपकी यूपीपीसीएस में पूछा गया था।
और आजीवक संप्रदाय का सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर मक्खिल गोसाल। ठीक है, मक्खिल गोसाल ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला है भरहूत स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? भरहूत स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? 10 का जवाब देना है। भरहूत स्तूप का याद रखिएगा, ये आपके थे पुष्यमित्र। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा पुष्यमित्र ने किया था। और अगला क्वेश्चन है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहनों की राजकीय भाषा बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। जितने लोग यहाँ पर नए आ गए हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए भाई, बिना लाइक किए आप लोग जाइएगा मत, लाइक करिए, पूरा यहाँ पर आनंद लीजिए इस क्लास का। पूरे यहाँ पर कह सकते हैं जो आज की क्लास होगी सबसे दमदार क्लास आपकी होगी। सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो आपकी कैसी थी? तो याद रखिए सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। ठीक है, प्राकृत भाषा थी। और शीशे के सिक्के जो चलाया था वो आपके सातवाहनों ने ही चलाया था, याद रखिएगा। अगला है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ? और यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका 12 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, कनिष्क जो कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। ठीक है, और कह सकते हैं कि ये जो कनिष्क था, कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवपुत्र की उपाधि कुषाणों ने किससे ग्रहण की थी? देवपुत्र इन लोगों में उपाधि दी जाती थी, तो देवपुत्र की जो उपाधि प्रदान की गई थी, ग्रहण किया था, वो किनके द्वारा किया था? तो चीनियों के द्वारा। ठीक है, चीनियों के द्वारा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? यहाँ पर जवाब 14 का जवाब आना चाहिए, सभी का जवाब आना चाहिए, सही आना चाहिए। चलिए यहाँ पर साथियों जवाब आ चुका है, यहाँ पर लॉक किया जाए ऑप्शन आपको सी को, बिल्कुल है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था, याद रखिएगा हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री? तो ह्वेनसांग आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुंभ मेला आरंभ करने का श्रेय किस भारतीय शासक को दिया जाता है? कुंभ मेला आरंभ करने का श्रेय किस भारतीय शासक को दिया जाता है? 15 का जवाब बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कुंभ मेला का आयोजन करने का श्रेय दिया था आपके जो आपके थे कौन? आपके हर्षवर्धन। ठीक है, और हर्षवर्धन कहा जाता है कि 5वीं बौद्ध संगीति जो आपकी हुई थी वो कन्नौज में हर्षवर्धन ने ही करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? आदि वराह की उपाधि किसने धारण किया था? यहाँ पर 16 का जवाब पूछा है। आदि वराह की जो उपाधि धारण की थी ये आपकी की थी आपके मिहिर भोज ने। ठीक है, मिहिर भोज, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा मिहिर भोज। अगला है कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? 17 का जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? 17 को ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर। याद रखिए सोमपुर महाविहार का निर्माण आपके धर्मपाल ने करवाया था। वही धर्मपाल हैं जिन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का आपका जीवन मतलब कह सकते हैं बनवाए थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि राय पिथौरा किस शासक को कहा जाता था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, राय पिथौरा। चलिए साथियों 18 का जवाब दीजिए। जितने लोग नए आते जाएं सभी लोग भाई वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए राय पिथौरा यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा कहा जाता था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान वही हैं जिन्हें पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने इन्हें हराया था। ठीक है, आपके तराइन की द्वितीय युद्ध में। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता आपकी यहाँ पर कह सकते हैं आपकी आ गई थी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली की स्थापना की थी? दिल्ली की स्थापना जो किया था आपके तोमरों ने किया था। ठीक है, तोमरों ने किया था, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। एलोरा के गुहा मंदिरों का संबंध किससे है? एलोरा के जो आपके मंदिर हैं, गुहा मंदिर हैं, एलोरा के अंदर जो मंदिर हैं, इनका जो संबंध है वो किस धर्म से या किस संप्रदाय से संबंधित हैं? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब इसका बिल्कुल सही आना चाहिए। एलोरा जो कि औरंगाबाद में, आपका जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। हिंदू, बौद्ध और जैन अर्थात यहाँ पर ये धर्म में हैं जो कि आपके एलोरा की गुफाओं में देखने को मिलता है। अगला है चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे?
चोल काल में जो सोने के सिक्के थे उन्हें क्या कहते थे? याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, उन्हें कलंजु कहा जाता था। ठीक है, कलंजु कहा जाता था। यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ए नंबर। ये चोल काल की बात कह रहा है रूपक, यहाँ पर मतलब आंसर लगा देना कलुंज, ये चोल काल की बात हो रही है। अगला है कि राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजेश्वर या बृहदेश्वर? तो याद रखिए बृहदेश्वर का नाम यहाँ पर राजेश्वर है, जो कि राज प्रथम ने करवाया था। 22 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला है कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी साथियों का जवाब यहाँ पर साथ में आना चाहिए और सबका जवाब आना चाहिए। अगर आपकी कमजोरियां हैं कि अगर आपको नहीं आ रहे हैं प्रश्न, इसका मतलब है आपको इतिहास आपको सही से पढ़ा नहीं है, और अगर पढ़ा नहीं है इसका मतलब है कि आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया है। आप लोग रिवीजन कर डालिए पूरी इतिहास को, ठीक है, निचोड़ के पूरी तरीके से इसको बिल्कुल दवा की तरह इसे पी जाइए। ठीक है, तो थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? 23 को ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अजमेर के किले में मिला था। याद रखिए अजमेर के किले में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना जो किया था वो किसने किया था? तो यहाँ पर आपका जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, बदायूनी ने किया था। ठीक है, 24 को ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 1857 में भूमिका निभाने वाले अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? सभी का जवाब यहाँ पर सही आना चाहिए। बिल्कुल सही है साथियों, जवाब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा रंगून। ठीक है, रंगून जो कि आपके वर्तमान में जिसे आप लोग म्यांमार बोलते हैं, वहाँ की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पहला तुर्क सुल्तान जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए? पहला तुर्क सुल्तान जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के, यहाँ पर शुद्ध अरबी के सिक्के की बात कह रहा है दोस्तों। चलिए साथियों, यहाँ पर जवाब यहाँ पर सही आना, यहाँ पर याद रखिए शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाया था आपकी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से एक क्वेश्चन और बनता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम तो आपकी इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश को यहाँ पर गुलामों का गुलाम और भारत में गुंबदों का पिता भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक जो कि एक महान सम्राट थे, लेकिन कह सकते हैं कि इनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया है, नहीं दिया था, और अपनी लाइफ में लड़खड़ाते लड़खड़ाते कह सकते अपना सत्ता पूरा रूढ़ हो गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो स्थानांतरित किया था, ये किए थे आपके ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, देवगिरी दौलताबाद में। ठीक है, दौलताबाद में इन्होंने स्थानांतरित किया था। इन्होंने कह सकते हैं कि सिक्के परिवर्तन भी किए थे, मतलब किया था। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इन्होंने ही करवाया था। और कहा जाता है खगोल शास्त्र कई शास्त्रों का ज्ञाता थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। ठीक है, अगला है आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसने बनाया? आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसने बनाया था? 28 का जवाब। और यहाँ पर 28 का जो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आ रहा है, और जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 28 का आपका जवाब यहाँ पर सी नंबर, सिकंदर लोदी ने। याद रखिएगा सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने एक गजे जो सिकंदरी नामक पैमाना था नापने के लिए यूज करते थे जमीन को, तो ये आपके हैं सी नंबर, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मकबरा निर्माण अर्थात मकबरा का जो निर्माण करने की प्रक्रिया या जन्मदाता जो शुरू हुए थे किसके समय में हुए थे? तो याद रखिए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण, अभी हमने बताया गुंबदों का निर्माण, यहाँ पर मकबरा निर्माण का जो जन्मदाता कहा जाता है इल्तुतमिश को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कृष्णदेव राय ने अपनी अमर कृति आमुक्तमाल्यद को किस भाषा में लिखा है? यहाँ पर कृष्णदेव राय की जो एक कृति है आमुक्त या माल्यद को किस भाषा में लिखा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा 30 का यहाँ पर डी नंबर, तेलुगु भाषा में लिखा है। ठीक है, तेलुगु में डी नंबर। अगला है रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए साथियों इसका जवाब दीजिए।
चलिए 31 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे विष्णु स्वामी, सी नंबर। अगला है हजरत ए आला उपाधि किसने धारण की? हजरत ए आला, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका। और हजरत ए आला की उपाधि धारण किया था आपके शेर शाह ने, ठीक है। ये मिलान के लिए आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मिलान में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हजरत ए आला की उपाधि शेर शाह ने, ठीक है। और शेर शाह ने, हमने आपको बताया, शेर शाह का जीवन काल हो सकता है कि किसी एक राजा या कह सकते किसी सम्राट की तुलना की जाए, क्योंकि इनकी जो कह सकते हैं प्रशासन व्यवस्था थी इतनी अच्छी थी कि अगर कोई सोना भी लेकर जा रहा है रास्ते में तो कोई डाकू उनको हाथ नहीं लगा सकता था, इतना कड़ा शासन था। ये वही हैं जिन्होंने जीटी रोड अर्थात ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया था। जगह जगह पर इन्होंने सराय का निर्माण कराया था। चांदी का जो रुपया था सर्वप्रथम इन्होंने ही आपका कह सकते हैं चलवाया था, ठीक है, शेर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हेमू को किसने विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की थी? हेमू जो कि कहा जाता है अंतिम हिंदू सम्राट थे, जो कि 14 नंबर के, ये कह सकते हैं इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, 14वें नंबर की। और ये जो आपका जवाब हो जाएगा 33 को ऑप्शन आपका सी, ये आदिल शाह ने, ठीक है। तो हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि आदिल शाह ने धरवाया था, ठीक है, रखवाया था। अकबर ने जजिया कर को कब बंद किया था? अकबर ने जजिया कर को कब बंद किया था? चलिए साथियों, इसको जवाब देना है और सबका जवाब यहाँ पर सही आना चाहिए। और जितने लोग यहाँ पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ऐसे ही आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के मास्टर वीडियो और अदर जीएस की पार्ट और हिंदी के सभी क्लासें आपको दी जाती हैं। लाइक भी करिए, जितने लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए सभी लोग। चलिए, यहाँ पर अकबर ने जजिया कर को जो बंद करवाया था कब, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 34 का, बिल्कुल सही आपका आया है यहाँ पर 1564 में, ठीक है। 1564 को यहाँ पर जजिया कर बंद करवाया था। अगला क्वेश्चन है अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु की उपाधि जो कि अकबर ने प्रदान किया था किसे? राइट आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा नंबर हरविजय सूरी को, ठीक है, हरविजय सूरी को। और कह सकते हैं कि इनके संगीत सुनने के लिए अकबर जाया भी करता था, इतना प्यारा ये गाया करते थे। अगला है जहांगीर ने किस ब्रिटिश दूत को 400 का मनसब प्रदान किया था? जहांगीर ने किस ब्रिटिश दूत को 400 का मनसब प्रदान किया था? राइट आंसर आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा, सही ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, आपके हॉकिंस, विलियम हॉकिंस, ठीक है। इन्हें इंग्लिश खां की उपाधि भी धारण किया था, ठीक है, इनको इंग्लिश खां की उपाधि भी दिया था आपके जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? अली गौहर जो नाम था वो आपके किस शासक का नाम था? 37 का जवाब यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान किया था किसको? तो याद रखिए राजा मानसिंह को, ठीक है, राजा मानसिंह को यहाँ पर फरजंद की उपाधि से प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? महबूब ए इलाही, चलिए साथियों जवाब दीजिए आप, महबूब ए इलाही कहलाता था कौन संत? तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं और राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया जिनकी दरगाह आपकी दिल्ली में है, ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में निम्न से किस नाटक के अंश अंकित हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि आपके अजमेर में है, और ये जो नाटक को अंकित किया गया है आपके हरकेल नाटक के अंश के रूप में अंकित है। अगला है महात्मा गांधी के लिए किसने कहा था कि वह अर्धनग्न फकीर है? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? 41 का जवाब देना है और यहाँ पर 41 का आपके हो जाएंगे चर्चिल, ठीक है, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल जो थे इन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? 42 का जवाब, और 42 को ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर,
मात्र एक बार बेलगांव अधिवेशन में ये अध्यक्ष आपके चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर महारानी विक्टोरिया को कैसर-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया दिल्ली दरबार में। और जो वायसराय थे वो आपके वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? 44 नंबर। तो ऑप्शन राइट आपका 44 का हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? 45 का जवाब आना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए साथियों थोड़ा फास्ट होते हैं यहाँ पर कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी? 46 नंबर। और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 46 का आपका यहाँ पर सी नंबर, एन.एम. जोशी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना एन.एम. जोशी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को काकोरी ट्रेन डकैती केस में फांसी की सजा नहीं दी गई थी? यहाँ पर देख सकते हैं कि फांसी की सजा में आपके राम प्रसाद बिस्मिल को भी सजा मिली थी, अशफाक उल्ला खां को भी, राजेंद्र नाथ लोहड़ी को, लेकिन मनमनाथ गुप्त को यहाँ पर फांसी की सजा नहीं मिली थी। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय 48 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था, उस समय यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में से कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? यहाँ पर ये क्वेश्चन बनते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, मुस्लिम लीग ये बात यहाँ पर पूछा गया है और ये बात सम्मिलित नहीं है। कौन सी बात? तो पहला है द्विराष्ट्र का सिद्धांत, ये मुस्लिम लीग की स्थापना था। भारत का सांप्रदायिक विभाजन भी था, पाकिस्तान की मांग भी था, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या सही होगा भाई? तो उस समय ऐसी कोई बात नहीं था, यहाँ पर डी जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, यहाँ पर ऐसी कोई भी बात सम्मिलित नहीं थी आपकी मुस्लिम लीग के 1906 जो अधिवेशन था। समझ में आया? कंफ्यूज हो गए आप लोग? यहाँ पर दिया है कि मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई थी 1906 में, तो किसी के मन में ऐसा नहीं था कि दो राष्ट्र हो जाए या पाकिस्तान बन जाए, ये भारत में सांप्रदायिक विभाजन किया जाए, ऐसा किसी प्रकार का नहीं था। तो यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? 50 नंबर। 50 का यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का जो गठन किया था वो चंद्रशेखर आजाद ने किया था। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? 51 का जवाब। और यहाँ पर याद रखिए राष्ट्रीय विद्रोह जो कि 1857 को बोला गया था, या बोला था किसने? तो बेंजामिन डिजरायली ने। डिजरायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ठीक है, आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इतने यहाँ पर प्रश्न रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में जो बाकी हैं उसको हम यहाँ पर आपको बता देंगे। वीडियो बड़ा हो जाए इससे अच्छा है कि कम से कम उसे आप 2 भागों में तोड़कर उसे पढ़ लीजिए। ठीक है, हमने प्रयास किया था कि इस टेस्ट को हम लोग 100 प्रश्नों में लगा लें, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा। हिस्ट्री है, काफ़ी पॉइंट बताना पड़ता है ना, तो इसे हम 2 पार्ट में कर देंगे। और इसी पार्ट में कह सकते हैं कि आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी सबके यहाँ पर वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। परेशान मत होइए, घबराइएगा मत। इस चैनल की एक गारंटी होती है कि एग्जाम के समय महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जरूर लाते हैं, और एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं वाकई में कि यहाँ से कंटेंट आपकी एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिए भाई, जितने लोग हो सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, आनंद आ जाए। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत। ठीक है,
चलिए, जय हिंद।